दुर्गुणों की खिलाफत करे क्या, सद्गुणों से ही जीवन भरेंगे। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए जीवन तो फिर क्या, सब जो मंजिल को पाए हुए हैं, धर्म करनी करे जीत जाए। राग द्वेष में उलझे हुए हैं, धर्म करनी करे जीत जाए। इसलिए यहाँ अपन को दुर्गुणों की खिलाफत करने का भी प्रश्न नहीं है। यहाँ अपना जिन शासन ऐसा है कि अच्छा मान लो कोई किसी में दुर्गुण भी है तो हमें उसकी भी खिलाफत नहीं करनी है, क्योंकि अच्छा संसार ऐसे ही चलता है। हाँ हाँ अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। बात करते हैं। नमो हरियंता नमो सिद्धानमाय नमो जनमो लयसाम ऐसा पंचरमोकार पापनासं मंगलानां च सर्वसिं परमं पदम्। अरिहंत प्रभु क्या गया, सिद्ध प्रभु क्या गया, पूज्य गुरुदेव की। सबको जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। नवतत्व की क्लास चल रही है और हम जन्म मरण की प्रक्रिया समझ रहे थे कि जन्म मरण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, जीव कैसे जाता है। तो बात चल रही थी, वापस उसी टॉपिक को लेते हैं। कोई कई अपने मेंबर्स के सदस्यों के ये भाव थे, इस विषय को वापस एक बार रिपीट करना है, तो इसको वापस शुरू से कर कि जैसे व्यक्ति के अच्छे बुरे विचार होते हैं, उस तरीके से उसका मरण होता है। कई व्यक्ति के विचार अच्छे होते हैं, परिणाम अच्छे होते हैं, तो जैन परंपरा में उसको समाधि मरण या पंडित मरण कहा जाता है। यदि व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिल जाए और वो संभल जाए और उसके परिणाम अधवशा शुभ बन जाए, तो वो उच्च गति में जाने योग्य कर्मों का बंद कर लेता है। किंतु अगर वो आकुल व्याकुल हो जाए, अगर होश हवास नहीं रहे, चित्त में स्थिरता न रहे और दुखी हो जाए, तो फिर उसके अगला जन्म भी गति भी बिगड़ जाती है, वो अधोगति में भी जा सकता है। इस प्रकार जो गतियों में जाने की जो प्रक्रिया है उसको मरण कहते हैं। तो अब जो मरण हो जाता है किसी व्यक्ति का, तब उसकी आत्मा या जीव कैसे गमन करता है उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। ओके साहब? हाँ सर। आवाज आ रही है? बरोबर आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अभी थोड़ी देर वो पटाखों की भी आवाज शायद आपको सुनाई दे, पर मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो अब व्यक्ति जब मर जाता है तो उस जीव का गमन कैसे होता है, इस प्रक्रिया को हमें समझना, वो थोड़े से ध्यान से समझना। बहुत सरल है, कोई कठिन बात नहीं है। कि जैसे जैसे ही किसी व्यक्ति ने अपने शरीर को छोड़ा और गमन करता है, अब जन्म नहीं किया है उसने, उस स्थिति को कहते हैं अंतराल गति या विग्रह गति। ओके, हुंकारा देते रहिए तो मेरे को थोड़ा सा बात समझ में आ जाए कि भाई आप लोग हाँ बात को समझ रहे। हाँ सर। एक बार बोलना सर। हाँ, वापस बोलना। हाँ सर। हाँ, मान लो कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता है और उसको हम कहते हैं मरण हो गया, तो उस मरण की कंडीशन में जब वो गमन कर रहा होता है और अगले स्थल पर भी जन्म नहीं लेता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं अंतराल गति या विग्रह। बात समझ में आ गई अब? हाँ सर। हाँ, वो अंतराल गति दो तरह की हो सकती है, एक तो सरल हो सकती है और एक वक्र हो सकती है।
सरल को हम ऋजु भी कह सकते हैं, और एक वक्र होती है मतलब टेढ़ी, जिसको हम घूमना पड़ेगा। उसका पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था कि घर से अगर हमारे ठीक सामने, हम घर से दरवाजे से बाहर निकले और ठीक सामने हमारा ऑफिस हो, तो इसको सीधा सीधा जाना ही कहेंगे, कहीं टर्न नहीं लिया, तो इसको हम कहेंगे ऋजु गति। क्या कहेंगे? ऋजु गति। ऋजु गति। ऋजु गति या सरल गति। ओके, ओके सर। हाँ सर। इसमें हमें 2 समय लगता है। ऋजु गति में कितना समय लगता है? पहला तो जो समय हमने शरीर छोड़ा, और ये आवाज कम करो ना। प्लीज अनम्यूट करिए सब, जब आंसर बोलना हो तब भी आप म्यूट करिएगा। तो जब हमें सीधी लाइन पर जाना हो तो उसको कहते हैं हम ऋजु गति या सरल गति। तो उसमें पहला समय होता है जब हम शरीर छोड़ते हैं और जब शरीर धारण करते हैं। तो पहला समय होता है शरीर छोड़ने का, और दूसरा समय होता है आहार करने का। वहां जन्म जैसे लेते हैं तो पहले कौन सी प्राप्ति होती है? आहार प्राप्ति। हाँ, तो ये 2 समय की ऋजु गति हो गई। तो इस गति में कार्बन का योग नहीं होता। कार्बन शरीर तो साथ होता है, किंतु कार्बन का योग नहीं होता, क्योंकि इस गति में पहले समय में भी जीव आहार किया हुआ होता है, और दूसरे समय में फर्स्ट में वो आहार शुरू कर देता है। तो ये आहारक वाला जीव होता है। ऋजु गति में जो जीव होता है वो आहारक वाला होता है, उसके लिए आहारक शरीर होता है। बात समझ में आई यहाँ तक? जिसको समझ में नहीं आई वो बताए, वो प्रश्न करे। ऐसा कार्बन का योग नहीं होगा, उसका एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। उसकी बात अभी बाद में करेंगे। पहले मैंने जो बताया वो समझ में आ गया? हाँ साहब, वो तो आ गया। कार्बन काय का योग बताऊंगा मैं आपको। पर जैसे भी सीधी गति में जा रहा है, पहले समय में वो शरीर छोड़ता है और दूसरे समय में उत्पन्न होने की प्रक्रिया यानी आहार सबसे पहले करता है। तो इसको बोलते हैं ऋजु गति, सरल गति। उसमें 2 समय होता है, और ये जीव आहारक वाला होता है, अनारक नहीं होता, क्योंकि पहले समय में भी उसने आहार किया हुआ होता है, और दूसरे समय में भी वो जाके सबसे पहले क्या करता है? आहार लेता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। आ गई। हाँ, ओके। मतलब दूसरी गति में जाते फर्स्ट आहार ही लेता है सर? बिल्कुल, सबसे पहले आहार ही लेगा। मैंने दूसरे तभी समय में, सॉरी, फर्स्ट पहले दूसरे समय में में आहार लेगा। आहार लेते ही उसकी शरीर की प्रक्रिया चालू होती है। जैसे शरीर बनना शुरू होता है, उसके इंद्रिय की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इंद्र के बाद श्वासोश्वास की प्रक्रिया, फिर भाषा की, और फिर मन की। 6 ही पर्याप्ति हैं। पर ये 6 पर्याप्त जीव एक साथ शुरू करता है, एंडिंग अलग अलग समय में करता है। ओके। ओके, हाँ। अब यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई कि ऋजु गति वाला का समय 2 समय होता है। पहले समय में मरण होता है, दूसरे समय में वो जन्म ले रहा होता है, उसमें सबसे पहले आहार लेता है। तो ये अनाहारक नहीं होता। तो अब ये जाता किस तरीके से है? इसके पास क्या साधन है जाने का? तो क्योंकि कार्बन का योग तो है नहीं, तो साधन क्या है जाने का? तो इसका साधन सुनिए आप। कि ऋजु गति से जब जीव स्थानांतरण करता है तो जीव को नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब वह पूर्व शरीर छोड़ता है तो उसे पूर्व शरीर जन्य वेग मिलता है। इस तरह वह दूसरे प्रयत्न के बिना ही धनुष से छूटे हुए बाण की तरह सीधे अपने स्थान पर पहुंच जाता है। बात समझ में आई अब ये? भाई साहब, आपने शुरू में क्या बोला? उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि जब वह शरीर छोड़ रहा होता है, आत्म प्रदेश शरीर को छोड़ रहे होते हैं, तो उसको शरीर जन्य वेग मिलता है। समझ में आई? शरीर से बाहर निकलने का जो वेग मिलता है ना। हाँ सर, अब समझ में आ गया। शरीर जन्य वेग, ये समझ में नहीं आया था।
हाँ, शरीर छोड़ते हुए जो वेग मिलता है, जो उसकी तीव्रता होती है, वो तीव्रता अगले जन्म तक उसको पहुंचा देती है। अब इसमें उसको नया प्रयत्न करने की जरूरत नहीं रहती है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ हेलो, हाँ, बोलिए सर। जय हिंद सर। जैसे अनुपूर्वी रहती है, तो ये अनुपूर्वी का प्रेशर नहीं रहता है क्या? मतलब जो खिंचाव रहता है आंध्र प्रदेशों का, जो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि वो अनुपूर्वी इतनी बुरी तरह खींचती है कि तो ये अनुपूर्वी का काम होता है या पूर्व जन्म के वेग का काम रहेगा? मतलब कैसे समझेंगे इसको? हाँ तो हाँ, ये अनुपूर्वी तो है। नाम कर्म की प्रकृति कहेंगे तो अनुपूर्वी। जी वाटे वेता जीव में अनुपूर्व जी। प्रयत्न होता है। अनुपूर्वी का मतलब क्या हुआ? अनु प्लस पूर्व, हाँ मतलब जी। उसका उसका संबंध शरीर से छूटने का जो वेग होता है ना, इसी को अनुपूर्वी कहते हैं। तो जैसे अपने चार अनुपूर्वी बताते हैं, नरकानुपूर्वी और जैसे मनुष्य, तो जो जिस गति में वो अगला जाने वाला होता है, तो वो गति की मतलब खींचती है या पिछले गति की नहीं, काम आती गति है? नहीं खींचती है। अरे, गति कैसे खींचेगी? मतलब गति मैं तो क्या बोलती हूँ, चार अनुपूर्वी होती है अपने, है ना? हाँ चार अनुपूर्वी होती है, तो फिर उसको अपन हम्म, कैसे लिंक करेंगे? वो अनुपूर्वी हाँ तो तब देखो। तक आएगी जब हम अच्छा, यहाँ से काल करेंगे अगले भव में जाने के लिए, हम्म, तब काम आती है ना सब वो तो। देखो, जैसे ही आत्मा, जैसे ही जीव शरीर छोड़ता है, उसके अलग गति का नाम कर्म का उदय हो जाता है। ठीक बात सर। समझ में आ रही? जी मान लो जीव यहाँ से मरा है और तिरंज गति का बंद कर रखा है उसने, और तिरंज गति का उदय आने वाला है। तो जी। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, तिरंज नाम कर्म का उदय हो गया। ठीक सर। तो अब वो तिरंचानुपूर्वी कहलाएगी। बराबर है। ओके। तो त्रियांचनुपूर्वी अनुपूर्वी जो का है, मतलब क्या होता है? अनुपूर्वी का मतलब खींचना थोड़ी होता है क्या? मतलब वो दिशा अनु देती है हाँ, या? दिशा देगी। अनुपूर्वी का मतलब उस दिशा में जाना होता है। जी। तो उस दिशा में अगर ऋजु गति है, तो वो ऋजु गति शरीर जन्य वेग के साथ ही वो अपने स्थल पर पहुंच जाती है। वो जीव वहां पहुंच जाता है। ओके, ठीक है सर। बात समझ में आ गई? हाँ नहीं, मतलब मेरा तो यही था कि जैसे ये अनुपूर्वी तो समझ में आ गया, क्योंकि अनुपूर्वी जो ऋजु गति के लिए भी काम आएगा और अपने जो वक्र गति उसके लिए भी काम हाँ, आएगी ये तो, दोनों है गति ना? के काम करते हैं। हाँ, ओके। लेकिन ये एक नई चीज सीखी मैंने, पूर्व जन्म हम्म, वेग। हाँ, क्योंकि मेरी बात सुनो जी कि अगर हम उसको पूर्व जनित वेग नहीं कहेंगे, तो किस कारण से वो जीव आगे जन्म ले रहा है? क्योंकि कार्बन का योग तो है नहीं। अन्यथा अगर मोड़ वाली गति आएगी, तो फिर उसमें क्या काम होगा? कार्बन का योग काम होगा। कार्बन शरीर जो है वो अब योग बनाएगा, और उससे वो आगे आत्मा को गति कराएगा। तो ऋजु गति में कार्बन का योग नहीं होता है, क्योंकि वहां आहारक वाला जीव होता है, और कार्बन काय के योग में अनारक होता है। ये सैद्धांतिक मान्यता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, समझ ठीक में आ सर। गई बात? ओके। ठीक तो सर। इस तरीके से ये ऋजु गति वाला जीव जो होता है, वो सरल रेखा में जन्म करता है, और उसका समय दो समय होता है। पहला समय शरीर को छोड़ने वाला, और दूसरा समय फर्स्ट में आर लेने वाला। अब बात यहाँ तक तो समझ में आ गई? हाँ सर, हाँ सर। सिंपल है। ऋजु गति वाला शरीर दो समय में निकलता है, मतलब पहुंचता है सर, दो समय लगते हैं उसको। पहले पहले में मरण करता है और दूसरे में आहार लेता है। ये हाँ, जन्म सिंपल हो लैंग्वेज में जाता समझ में आ गया। है। ओके 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 सर। ठीक है। तो अब ऐसा शरीर, ऐसा जीव होता है जो अनाहारक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बताओ क्योंकि संदीप जी, क्यों नहीं? क्योंकि वो केवली कार्बन होता है ना शरीर सर, नहीं मोक्ष। होता है। संदीप जी बता रहे हैं, संदीप जी बताओ, ऐसा जीव अनाहारक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मोक्ष में जाता है ना सर, अनारक वाला तो जी। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मोक्ष की नहीं, बात नहीं ये चल रही है। कार्बन शरीर नहीं होता सर। सर क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये दो समय वाला जो ऋजु गति वाला जीव है, अंतराल जी गति में ये अनाहारक नहीं होता, यानी आहारक वाला होता है। ऐसा क्यों बोला?
क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से काल करता है, वो दूसरी जगह उसकी एक समय में उत्पत्ति हो जाती है ना। तो हाँ, मतलब तो वो क्या जो तो पहला पर्याप्ति तो हमारी आहार पर्याप्ति होती है। तो सर जब वो कार्बन शरीर लेके नहीं जाता ना, इसलिए। अरे मैंने 2 बार ये बात बता दी, आप इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले समय में जब ऋजु गति वाला अपने शरीर को छोड़ता है तो वो आहार किया हुआ होता है। ओके, ठीक सर। हाँ, जब अंतराल गति में जा रहा होता है और सेकंड समय में वो जन्म लेता है तो जाते ही सबसे पहले क्या करता है? आहार। तो बस दोनों समय में उसके क्या है? आहार। आहार है। आहार। आहार। हाँ, दोनों समय में आहार हो गया तो फिर वो अनारक नहीं रहा। ओके ना? ओके सर। ठीक सर। बात क्लियर हो गई? अब ये मैटर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, नहीं तो आगे नहीं चलना। मतलब कहने का तो मतलब ये आहार हुआ। आप बोलिए, आप बोलिए। एक जना बोलिए, संदीप जी पहले बोलिए। मतलब आहारक शरीर वाला ही छोड़ेगा और आहारक शरीर वाला ही वहां पर जन्म लेगा। नहीं नहीं, आहारक शरीर नहीं, आहार करने वाला। वही आहार करने वाला ही छोड़ेगा और आहार ही करेगा वहां पे जाके। हाँ, जाते फर्स्ट में वो सेकंड समय में आहार कर लेता है क्योंकि पहली हाँ प्राप्ति ही आहार आहार प्राप्ति है। हाँ। तो दोनों समय में वो आहार करने वाला होता है। ओके। ओके, आशा जी अग्रवाल। ओके, हाँ, हाँ सर, दोनों समय छोड़। आहार करते हैं कि अनारक नहीं होता। ओके, दीपमाला जी। अ, जैसे सेकंड समय में तो समझ में आ रहा है कि मतलब जो मेरा जो था कि भाई पहले समय में तो काल किया ही है उस समय, और सेकंड समय में वो उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये एक ही मतलब एक पर्सन सेकंड मतलब एक ही चीज हुई। तो नहीं, वो जो आहारक सिस्टम। स्थिति हो रही है वो आहार पर्याप्ति से नहीं, आहार पर्याप्ति की तो हो ही रही है। प्लस आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो पहले समय में जैसे ही वो काल कर रहा है, काल करते ही जो समय हो रहा है वो उसके पूर्व के संस्कार है, इसलिए वो आहारक है। नहीं नहीं, आहार किया हुआ है ना, आहार किया हुआ है उसने। तो अगर कैसे किया अगर हुआ हम सर, कैसे किया हुआ यार? अरे मान लो कोई जीव मर रहा है तो उसने अनारक, तो अनारक थोड़ी है क्या वो जीव? मान लो आप अब अनारक है कि आहारक है अभी? अभी तो फिलहाल दीपमाला जी आहारक हूँ बताओ, सर। आप आहारक है कि अनारक है अभी? तो आहारक है सर। आहारक है, मतलब अभी खाना तो नहीं खा रहे फिर भी आहारक तो है ना? बिल्कुल सर। तो मान लो कभी, अब मेरे ऊपर ले लेता हूँ, आपके ऊपर नहीं, अभी मैं आहारक वाला हूँ और एक समय में मेरा अभी काल हो जाए तो मैं आहारक वाला कहलाऊंगा कि अनारक वाला? सर, आहारक वाले सर। आहारक वाले कहलाएंगे सर। तो सीधी सी तो बात है, इसमें क्या इतना उलझ रहे हो? मैं समझ में नहीं आया। दीपमाला जी बात नहीं, क्लियर करो। इसमें इसको दीपमाला सर जी, लक्षण लक्षण नहीं मानेंगे ना अपन, कि आहार तो लक्षण है। अरे अरे मैं यूं कह रहा हूँ कि देखो, आहार तो रोम आहार भी होता है, कवल आहार भी होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ सर। सर। अब इस बात क्लियर हो रही है मैटर? हाँ यानी सर। हाँ कि, सर। हाँ, तो यानी कि ये जो जीव अब मर रहा है वो आहारक वाला होता है। तो जब ये चीज जीव कब पहले क्लियर समय होगी में, सर, जब आप अनारक बोलेंगे ना तब क्लियर होगी, शायद लग रहा है मेरे को। अच्छा अनारक अनारक वाला वाली, तब बोलेंगे, हाँ तब क्लियर हो जाएगा सर फिर। नहीं पर पहले समय में आहारक है ये तो समझ में आ गया। हाँ ये समझ में तो आ गया है, लेकिन क्लियरिटी तभी होगी जब आप अनारक वाला बोलेंगे। अच्छा वक्रगति आगे अभी तो क्लियर हो गई है। हाँ सर जब वक्र गति आएगी तब समझ में आएगा कि कैसे समझ हुआ। में आएगा सर, बिल्कुल सर। हाँ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। जी। अब रिजु वो तो डेस्टिनेशन क्या है? किसकी? रिजु गति वो तो कहाँ पहुंचना है, सिद्धि आ क्या? सीधी लाइन में, जैसे नाकी की सीधी लाइन में अगर किसी को जन्म लेना है, कोई टर्न नहीं लेना है, तो उसको बोलते हैं रिजु गति या सरल गति। अच्छा, अग्रभाग का नहीं है, बीच में भी कहीं पे भी हो सकता है। कहीं पे भी हो सकता है ना, पर सीधा होना चाहिए। जैसे रोड सीधी जा रही है, अब उस सीधी रोड पे कहीं भी जन्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर रोड अगर टर्न लेती है, हाँ समझ में आ गया सर, मैं सोचा अग्रभाग पे पर सिद्ध नहीं नहीं, जगह। अग्रभाग को मैटर नहीं, नहीं स्ट्रेट है। लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्ट्रेट ठीक लाइन, है सर, ओके समझ में आ ओके, गया। स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर। स्ट्रेट लाइन में कहीं भी अगर जन्म ले रहा है तो वो रिजु गति या सरल गति कहलाती है। अगर टर्न आ रहा है तो फिर वो वक्र गति होगी। वो वक्र गति फिर
2 समय की भी हो सकती है, 3 समय की भी हो सकती है, 4 समय की भी हो सकती है। ठीक तो है। इसमें देखो, अब जैसे मान लो कोई जीव ने मरण किया और मरण करते ही वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही उसको राइट टर्न आया, ओके। तो राइट टर्न लेते ही उसका तीसरा समय शुरू हो गया, ओके। हाँ और सर। मान लो वहां उसने जन्म ले लिया, तीसरे समय में टर्न लेते ही तीसरे समय में उसने जन्म लिया, तो दूसरा समय क्या हो गया? अनारक होगा ना। ओके, बहुत बहुत अच्छी बात समझी। ये कौन बोला बीच में? ये तीसरा समय उसके लिए अनारक है, क्योंकि दूसरा समय उसके लिए अनारक है, क्योंकि तीसरे समय में तो जाते उसने आर ले लिया, पहले समय में आर किया हुआ है, दूसरे में उसने टर्न लिया और तीसरे में उसने जन्म ले लिया। तो जन्म लेते ही तो आर लेता है, किंतु दूसरा समय उसके लिए क्या हो गया? अनाहारक का हो गया। बात समझ में आ गई? जी सर। और सर इस ओके। समय कार्बन शरीर होता है मतलब। इस समय कार्बन शरीर होता है, क्योंकि अब शरीर का वेग फर्स्ट टर्न नहीं लेता, वहां तक ही होता है। जैसे ही टर्न लेगा तो कार्बन काया का योग उसको टर्न लेके आगे बढ़ाएगा, अन्यथा जीव आगे स्वतः नहीं बढ़ सकता। अब कार्बन का योग भी समझ में आ गया? हाँ सर, मतलब ये नियम है। बिल्कुल नियम है, इसमें क्या दिक्कत है? ओके सर। दीपमाला जी। हाँ एक्चुअली मैंने मतलब मेरा यही था कि मैंने जो वक्र गति के लिए सुना था, मतलब वैसे अगर 3 समय का है तो ऐसा मैंने सुना था कि भी पहले और दूसरे समय में वो अनाहारक रहता है, और और तीसरे पहले समय दूसरे वो में तीसरे समय वो आहारक हो जाता है, क्योंकि वो वहां तीसरे समय में उत्पन्न हो जाता है। उसका सबसे पहले जो होती है वो आहार पर्याप्ति होती है। तो मेरा हाँ। एक्चुअली उस तरह से कॉन्सेप्ट था। तो अभी नहीं नहीं, किस तरीके से समझाइए ना, मेरे को समझ नहीं जैसे आया। अगर 3 समय में जीव उत्पन्न हो रहा है ना, हाँ। तो भाई तीसरे समय में जहां उत्पन्न हो रहा है वहां तो वो आहारक हो जाएगा हम्म। कि वो अगले मतलब उसमें चला जाएगा, लेकिन जो पहला और दूसरा समय है उसमें अनाहारक मैंने ऐसा सुना है। लेकिन अभी नहीं आपने नहीं, जो मुझे गति के लिए बताया था कि वो पहले समय में भी आहारक रहता है, तो यहाँ पहले थोड़ा सा समय में तो नीमा ही आरक रहता है, पहले ठीक सा समय में तो आरक ही रहता है। दूसरे समय में अगर जन्म हो जाता है तो वो अनारक होता ही नहीं है। ठीक सा तीसरे समय में जन्म होता है या चौथे समय में जन्म होता है? तीसरे समय में जन्म होता है तो दूसरे समय में अनारक होता है, और चौथे समय में जन्म होता है तो दूसरे और तीसरे में अनारक रहता है। ठीक सा संदीप भैया। हाँ सर। अब बात देखिए सबको समझ में आ गई मेरे में? मैं अब जो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सर। ऋजु हाँ। गति वाला एक समय स्ट्रेट लाइन रहता है, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, ओके। ओके फर्स्ट ओके पॉइंट में ओके जब मरण करता है तो आहारक रहता है, और सेकंड पॉइंट में जब जन्म लेता है तभी भी आहारक करता है। ये ओके ऋजु गति वाला मेरे को परफेक्टली समझ में आ गया, ओके। और वो आहारक शरीर वाला ही होता है, ओके सर। अभी वक्र आहारक गति वाला शरीर नहीं जब बोलना, जैसे आहारक आहारक आहा- आहारक शरीर नहीं बोलना, आहारक पर्याप्ति वाला आहारक वाला होता है, अनारक नहीं होता है। ओके ओके, हम्म। आहारक पर्याप्ति वाला होता है, ऐसा बोलना है सर। पर्याप्ति भी नहीं बोलना उसको, आहारक मतलब आहार वाला। अनारक और आहारक दो होते हैं ना चीज, दो शब्द होते हैं, हाँ आहारक हाँ, और अनारक। तो वो ओके आहारक वाला सर। होता है, ऋजु गति वाला आहारक वाला होता है। ओके, ऋजु गति वाला आहारक ही होता है, नियम है ऐसा है सर। आहारक नहीं, अनारक नहीं होता है। ओके, आप आगे बोलिए। ओके, तो नियम ऐसा ही है, ऋजु गति वाला आहारक ही होता है बल्कि। बिल्कुल नीम। ओके, यू नीम और किसी भगवान के लिए नहीं होती। हाँ सर। अगर कोई जीव मोक्ष जा रहा है हम्म। तो उसके लिए नहीं। ओके, गति परिवर्तन कर रहा है, वही स्टार गति में जो परिवर्तन कर हाँ रहा जी है हाँ जी हाँ जी, उसके लिए ओके। नियम है, ओके। हाँ हाँ सर। हाँ अभी आपने हाँ नेक्स्ट कहा वक्र गति वाला सर। हाँ। वक्र गति में वाला एक समय, दो समय नहीं, 3 समय और 4 समय तक जाता है सर। हाँ जी। ये मेरे को थोड़ा और एक बार समझाना, इसको समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी था। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जैसे मान लो कोई, मान लो स्टेट निकला, अपने रोड पे निकल रहा है ना? हम्म तो हम्म सीधा जाने के बाद उसको राइट घूमना है। हम्म
तो जैसे ही राइट घूमना होगा तो कार्बन का योग उसको प्रयत्न से तीसरे पॉइंट पे ले जाएगा। ओके। फर्स्ट तो निकला, आगे गया, अब रेड लाइट रोड आ गया, हाँ अब उसको राइट में जाना है, तो सेकंड पॉइंट वो हो गया और थर्ड पॉइंट पे उसको जाना है, तो यहाँ कार्बन का योग बनेगा, कार्बन का योग ही उस आत्मा को थर्ड पॉइंट पे ले जाएगा। तो थर्ड पॉइंट पे जाते ही वो जन्म लेगा तो आहार करेगा। तो पहला और तीसरा समय तो आहार का हो गया और दूसरा समय क्या हो गया, अनारक का हो गया। ओके सर, आई बात समझ में? हाँ सर समझ में। हाँ सर। बताइए, समझाइए मुझे। मैं समझा सर। हाँ। अनारक वाला शरीर सा वक्र वाला जो सेकंड थर्ड समय में, फर्स्ट समय में आहारक रहता है, सेकंड टर्न, थर्ड पे जब आहारक शरीर होता है, उसका जब जन्म लेता है, तब बीच का जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे अनारक रहता है। बीच के सेकंड और थर्ड पे अनारक रहता है। ओके, बिल्कुल समझ में आ गई बात। हाँ सर, बिल्कुल समझ में। हाँ सर, ये वक्र गति वाला होता है, वक्र वाला होता है। हाँ हाँ। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जितनी गति, जितने मोड़ होंगे ना, उससे 2 में तो आहारक रहेगा, बाकी में अनारक रहेगा। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट और अंतिम में तो आहारक रहेगा, हाँ, वो बीच बाकी वाला में वो अनारक रहेगा। ऐसे समझ में आ गया? ऐसे आ गया सर। हाँ सर, बात समझ में आ गई अब? और ये मोड़ कितने हो सकते हैं अधिक से अधिक? अधिक से अधिक 3 मोड हो सकते हैं, अधिक से 3 मोड़ हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं होती। अभी मेरी किताब समझ में आ रही है? ये दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर, आ क्लियर गया। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? हाँ देखो, पहला नंबर लिखा है, नीचे सर कोने में डार्क पहले का लाइट दूसरा। ऊपर, लाइट नहीं आ रही इसके ऊपर सर। लाइट नहीं आ रही है? अच्छा, पेपर पे लाइट नहीं है। अच्छा अब देखिए, लाइट आ रही है? अब आ रही है सर। एक मिनट, कैमरे को रिवर्स कर सकते हैं क्या? अब देखिए, अब आ रही है? लाइट नहीं आ रही क्या? एक मिनट, साइन से इशारा करके बताएंगे तो भी हो जाएगा। हाँ अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे। हाँ, अब जहां पहले से दूसरा है उसमें क्या है, आरक वाला जीव है। हाँ ओके, अब दूसरे से तीसरे और अनारक वाला जीव है, और तीसरे से चौथे वाला भी अनारक। ये समझ तो गए ये सर। 2 समय, दूसरा और तीसरा समय क्या हो गया? अनाहरक हो गया सर। यानी कहने का मतलब, अगर ये यहां से जीव यहां जन्म ले रहा है, 1 नंबर से जीव दूसरे नंबर पे जन्म ले रहा है, यही अगर जन्म होता है तो इसको बोलते हैं सरल गति या ऋजु गति। ओके, हाँ सर। ये आहारक वाला जीव होता है। किंतु यही जीव अगर यहां से चला, यहां आया और फिर यहां जन्म लेता है, तो फिर दूसरा और तीसरा समय इसके लिए क्या हो गया, अनाहारक का। अनाहरक हो गया सर, अनाहरक हो गया ओके, सर। चौथे समय में तो जाके वो वापस आहार ले लेता है। हाँ और ये सीधा सीधा अगर जन्म लेता है तो इसको बोलते हैं ऋजु गति या सरल गति। अब दूसरे नंबर से अगर इसको टर्न लेना है
तो यहाँ फिर कार्बन का योग उसको प्रयत्न से इधर घुमाता है, फिर सीधा ले जाता है, और फिर जन्म यहाँ लेना होता है तो यहाँ भी टर्न लेता है और यहाँ उसका जन्म होता है। तो ये कार्बन का योग भी तीसरे समय और दूसरे समय में रहता है और फिर चौथे समय में जाके उत्पन्न होता है। आई बात समझ में अभी? आ गए सर। किसी को डाउट है और? चौथे समय में कार्बन रहेगा सर? हाँ, बस जन्म लेते ही कार्बन शरीर तो रहेगा ना, बिना शरीर के हाँ पास जाएगा कि योग भी रहेगा। हाँ अब बात समझ में आ गई हाँ सर। सबको? हाँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबको मधु जी, दीपमाला हाँ सर, जी, हाँ सर समझ में आ गई। हाँ दीपमाला जी, सर, जी समझ में आ गया सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। संदीप भैया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई सर। बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़े से विश्लेषण करते हैं कि जैसे दूसरी अब ये पहली गति हो गई ऋजु गति, अब दूसरी जो वक्र गति है इसके लिए जीव को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, तभी वो घूमता है, घुमाव लेता है, मोड़ पे टर्न लेता है, और उसको उस समय वो टर्न लेता है तो उसको कार्बन काया का योग उसका साथी होता है, उसी के कारण वो टर्न ले सकता। ओके, जो जीव मोक्ष की ओर गति करने वाले हैं वे सीधी गति ही करते, उनकी वक्र गति नहीं होती, क्योंकि वे पूर्व स्थान की सरल रेखा वाले मोक्ष स्थान में प्रतिष्ठित होते हैं, किंचित भी इधर उधर नहीं होते। मतलब उनको अगर मोक्ष जाना है तो वो सीधे सरल लाइन में ही वो उनका निर्वाण होता है, इसलिए उनको टेढ़ा जाने की जरूरत नहीं रहती। किंतु संसारिक जीव के नवीन गतियों के अधिकारी होते हैं, वो कई तरह के नवीन स्थान पे उन्होंने कर्म बंद कर रखे हैं, तो कर्म विविध प्रकार के होने से संसारी जीव के ऋजु गति भी हो सकती है और वक्र गति भी हो सकती है। ऋजु गति तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु वक्र गति में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि लोक का आकार जो है ना वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं है, इसलिए उस जीव को वक्र गति करनी पड़ती है। ओके साहब? हाँ सर। सर इसका मतलब तिरछे लोक वालों को वक्र गति करनी पड़ेगी? हाँ, जरूरी नहीं, मतलब अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बहुत लंबी रोड है, कहीं भी जन्म ले सकते, किंतु जहां मोड़ करना पड़ेगा वहां वक्र गति होगी। ओके सर। मोड़ तो नहीं ये है सब तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ हाँ संदीप भैया, तो ये सब कर्मों की विविध प्रकार से ही होता है, ऐसा मतलब? बिल्कुल अपने जैसे कर्मों के कर्म विविध रहेंगे प्रकार उसी के होने के कारण। ओके, हाँ, हाँ बिल्कुल ओके ओके, ठीक उसी के कारण ऐसा हो रहा है, बाकी तो नहीं होगा। ओके। क्या इसमें त्रस्त नाल में है तो ही तो ऋजु गति होएगा? त्रस्त नाल के अलावा सारे वक्र गति आ जाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात समझा दी आपने। त्रसनाल, अगर त्रसनाल में कहीं जाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो सरल है, सीधी है। त्रसनाल से बाहर जब अगर कोने में कहीं भी जाना है तो फिर इस जीव को वक्र गति करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ओके सर। बहुत अच्छा भैया। ये 3 मोड़ जो अपन बोलेंगे अधिक से अधिक 3 मोड़, वो 5 समय लेगा क्या? 5 मतलब एक्सप्लेन करेंगे 3 मोड़ को अपन? हाँ, 3 मोड़ वाली गति करेंगे तो फिर 5 समय की वक्र गति होगी, तभी 3 समय में अनारक कहलाएगा। और ऐसे में दूसरे समय, तीसरे समय और चौथे समय में अनारक होगा। ओके, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसा 5 एक समय मिनट, लगता उनका क्वेश्चन क्लियर होने दो। एक मिनट दीपमाला जी, उनका क्वेश्चन क्लियर होने दो। हाँ हाँ, तो मतलब अधिक से अधिक 3 मोड़ में 5 समय लगेंगे, पहला, हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके। और इसमें 3 टर्न आ गए, और 3 टर्न के कारण दूसरे समय में, तीसरे समय में और चौथे समय में इसमें अनाहरक रहेगा, और पहले और 5वें समय में आहारक रहेगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा समझा आपने।
ठीक ओके है। ओके, हाँ बोलिए आप, दीपमाला जी बोलिए। एक्चुअली मतलब क्या जीव को 5 समय भी लगता है कहीं और पैदा होने में, हाँ या लग 4 सकता समय? है, 5 समय भी मैं लग सकता है, कहीं कहीं 3 समय तक भी अनारक जीव रहता है, उस दशा में 5 समय की विग्रह गति हो सकती है, इसकी भी संभावना है, अपेक्षा से अच्छा मानी गई है। बाकी मोटे रूप में 4 समय की ही गति है। जी। कभी कभी ऐसा भी आचार्यों ने बताया हुआ है, कभी कभी मान लो 3 समय की अनारक गति कहेंगे तो 5 समय वाली विग्रह गति होगी, इसकी संभावना की अपेक्षा से मानी गई। ठीक सर। ओके ओके, तो बात समझ में आ गई, ये चीजें बिल्कुल अब क्लियर हो गई है ना? हाँ सर। हाँ सर। हम्म। अब मोक्ष का ही थोड़ा बोलना सर। हाँ सर, मोक्ष का कैसे होता है, वो एक समय कैसे होता है, उसका एक थोड़ा विस्तार से बताइए। मुक्ति हाँ, अब जो मुक्त होने वाले जो जीव हैं उनके अंतराल गति में आहार का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि वह सूक्ष्म व स्थूल सब शरीरों से मुक्त होता है। आई बात समझ में? जिनके शरीर होगा वही आहार का प्रयत्न करेगा। नहीं समझ में आया? नहीं आगे। सर। अच्छा। देखो, अब कोई भी जीव ने जिसे 8 कर्म क्षय कर दिए, मोक्ष कौन जाएगा? 8 कर्म क्षय करने वाला जीव। अब 8 कर्म क्षय हो गए तो कोई शरीर हम्म। उसके बाकी रहा क्या? नहीं। तो जब शरीर नहीं है तो आहार कैसे करेगा? क्योंकि आहार पर्याप्ति, आहारक शरीर जो होता है वो कौन से कर्म के उदय से होता है? हाँ कार्बन शरीर सा। हाँ, अब अंतराल गति में तो कार्बन शरीर ही है। हाँ तो नाम अब कर्म से। जिसके 8 कर्म क्षय हो गए उसके कोई शरीर ही नहीं है ना, हाँ तो फिर आहार करने का कोई सवाल ही नहीं, आहार ही नहीं करता है। तो मुक्त होने वाले जीव के लिए तो अंतराल गति में आहार का प्रश्न ही नहीं होता है। तो आगे मतलब बात मुक्त समझ में? शरीर वाला अन्नारक होता है सर? अनारक ही होता है, बिल्कुल सही बनाया। आहारक का कोई कारण नहीं ना, आहारक अनारक का कारण कब होगा? जब कर्म उदय में होंगे या कर्म बंद होंगे। अब जब जीव ने 8 ही कर्मों का क्षय कर दिया तो अनारक ही होगा। स्टार्टिंग और एंड दोनों अनारक है, करेक्ट सर? ओके, उसको कितना समय लगेगा मोक्ष जाने में? हस्व अ उ री री ही 5 हस्व अक्षर जो है तो है ना, बस 5 हस्व अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में वो जीव मोक्ष चला जाता है। अच्छा, ये अक्षर अ ई उ रू लू यही होते हैं क्या? हाँ जी, ये सब सारे हस्व अक्षर है। अच्छा। ओके, बहुत सही बताया आपने। ठीक है साहब, तो अब अंतराल गति में भी तो जो एक स्थूल समय कैसा शरीर हुआ हो, सर वो? हाँ एक जी, समय कैसे हुआ वो? नहीं एक एक समय समय नहीं कैसा हुआ बताया, अनारक तो? हाँ। या एक समय नहीं बताया, समय का टाइमिंग बताया ना। 5 हस्व अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में जीव मोक्ष चला जाता है, मोक्ष वहां पधार जाता है, ओके। अलोक में अलोक के टच हो जाता है। एक समय भी नहीं लगता है मतलब इसका? हाँ, ओके सर। इसलिए अब जीजू गति से या 2 समय की विग्रह गति वाली गति से जाने वाले जीव तो अनारक होते नहीं है, किंतु 2 गति से ज्यादा, 2 समय से ज्यादा गति वाले जीव होते हैं उसमें अनारक होते हैं। आई बात समझ में अभी? तो यहाँ पे जाने से पहले ही अशरीरी होते हैं मतलब मुक्त जीव? हाँ, तो कहीं ये 5 हस्व जीव के समय के अंदर ही जाते हैं? बस इतना सा समय लगता है। तो 8 भी कर्मों का अगर क्षय करते हैं तो जीव मतलब शरीर रहेगा ही नहीं मतलब? अपना जो शरीर है ये भी किसी न किसी कर्म का उदय है ना, हाँ तो कर्म ही नहीं है, हाँ। आपके कर्म उदय में है ही नहीं, सभी कर्मों का क्षय हो गया।
मान लो सर, जैसे भगवान महावीर स्वामी है, ठीक है, हाँ जी, हाँ उन्होंने रात के 12 बजे कुछ सिद्ध बुद्ध मुक्त निर्वाण हो गया था उनका जीव। हाँ तो हाँ उसके समय से पहले उनका शरीर तो था ना सर, पहले यहाँ पर? हाँ, शरीर था ना, पर हाँ, फिर? आहार की इच्छा, निहार की इच्छा सब कर्म के उदय से होती है, और ओरिजिनल जो आत्मा होती है उसको किसी भी तरह की जरूरत ही नहीं होती। नहीं सर, नहीं समझा सर मैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जब शरीर था उस समय क्या होगा? ओके, तो हाँ सर। संसारिक जीव तो औदारिक शरीर छोड़ते हुए भी तेजस और कार्बन शरीर साथ होता है आत्मा के, ओके। किंतु मुक्त होने वाले जीव के लिए औदारिक शरीर छोड़ते हुए भी न तो तेजस शरीर भी नष्ट हो जाता है और कार्बन शरीर भी क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ओके। कोई शरीर ओके साथ है सर। ही नहीं। ओके, क्लियर? हाँ सर। क्लियर नहीं हुआ हो तो भी अपन और चर्चा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं सर, क्लैरिटी तो हो गया, लेकिन जो शरीर वो रहता है, वो बस नाम के लिए शरीर रहता है क्या सर? जो निकलने के टाइम पे जीव निकलता है शरीर से, तब वो शरीर अशरीरी हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है उससे। कौन से जीवों की बात कर रहे हैं, मुक्त होने वाले की या संसारी जीवों की? हाँ, मुक्त होने वाला है सर। मुक्त होने वाले जीवों के सारे शरीर यही नष्ट हो जाते हैं, औदारिक शरीर भी यही यहीं रुक जाता है, कार्बन तेजस तो उसी के साथ रहते हैं, औदारिक ओके शरीर के सर। साथ। नहीं तो चार क्षय नहीं होंगी तो आत्मा मोक्ष नहीं जाएगी। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है सर। और कार्बन शरीर तो अंतराल गति में ही उदय आता है, संसारिक जीवों के अंतराल गति में ही उदय आता है। ठीक है अंतराल सर। गति में उदय आता है। हाँ, उसका जैसे अभी अपन हैं, तो अभी तो अपन के कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर। हाँ सर। हाँ, तो कार्बन शरीर जब बनेगा, उसका योग बनेगा, तो वो अंतराल गति में बनेगा। अंतराल वो तो एकदम क्योंकि औदारिक शरीर सूक्ष्म। को छोड़ देंगे अपन। अंतराल गति मतलब सूक्ष्म टाइम सा एकदम। नहीं, अंतराल गति का मतलब जैसे यहाँ से शरीर छोड़ दिया और अगला जन्म नहीं हम्म। लिया, वो अंतराल गति। अच्छा, ओके। ओके सर। ओके ना? हाँ सर। वक्र गति भी मतलब? हाँ, वक्र गति का मतलब जब टर्न लेंगे तो वक्र गति, नहीं लेंगे तो ऋजु गति या अंतराल गति। उसी को अंतराल गति भी कहते हैं, विग्रह गति भी कहते हैं, ऋजु गति भी कहते हैं और सरल गति भी कहते हैं। इसको कई तरह से अपन बात कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। अंतराल गति में संसारिक जीवों के कार्बन शरीर अवश्य होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। इस तरीके से अंतराल गति में मरने के बाद की अवस्था का हमने विस्तार से चर्चा कर ली। अब जन्म कैसे होता है उसको बात समझते हैं। ओके, हाँ सर। अब पूर्व भव समाप्त होने पर संसारी जीव जब नया भव धारण करते हैं, इसके लिए उन्हें जन्म लेना पड़ता है, पर जन्म की विधि सबकी एक सी नहीं होती। पूर्व भव का स्थूल शरीर छोड़ने के बाद अंतराल गति से केवल कार्बन शरीर के साथ आकर नवीन भव के योग स्थूल शरीर को वो पहले उद्गुणों को ग्रहण करता है, तो जन्म कहलाता है। बात समझ में आई अभी? यहाँ नहीं आई? हाँ सर। नहीं आई। जैसे अंतराल गति पूरी हो गई और जब जन्म ले रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? आहार लेता है, उद्गुणों का आहार लेता है। तो आहार लेने को जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं आहार। जैसे योग्य उद्गुणों का आहार ग्रहण करता है, यानी कि वो जन्म ले लेता है। ओके, हाँ सर। अब ये जन्म तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? संसारी जीवों के जन्म तीन तरह का होता है। एक तो होता है समूर्छिम। क्या होता है? समूर्छिम। समूर्छिम। एक होता है
गर्भ, गर्भ से जन्म होता है, और एक होता है उत्पाद। ओके, हाँ सर। हाँ, 3 तरह के जन्म लेता है। अगर वो समुच्चय जन्म ले रहा है, यानी बिना गर्भ के जन्म ले रहा है, तो वो समुच्चय कहलाए। क्या कहलाएगा? समुच्चय। समूर्चित। हाँ, और नारकी और देवता, उत्पाद। ये उत्पाद जन्म कहलाता है। इनका क्या जन्म कहलाता है? उत्पात। उत्पाद। उत्पाद, यानी उनके लिए नियत स्थान होता है। देवों और नारकों के जन्म के लिए विशेष नियत स्थान होता है, इसलिए उसके उत्पाद कहते हैं। देव सैया के ऊपर का दिव्य वस्त्र से आच्छन भाग देवों का उत्पाद क्षेत्र है। जैसे देवता जो जन्म लेते हैं, जिसको उत्पाद कहते हैं, तो वहां क्या होता है कि एक देव सैया होती है, तो देव सैया के ऊपर एक वस्त्र ढका रहता है। तो जैसे ही अगर कोई आत्मा देवता बन रही होती है, वहां जन्म लेती है, तो वो वस्त्र ऊपर उठ जाता है। तो अन्य देवताओं को पता लगता है कि यहाँ किसी ने जन्म लिया है, तो उस जन्म को क्या कहते हैं? उपपात जन्म कहते हैं। ओके, हाँ। इसी तरह से नारकी के जीव, जैसे अब ये जैसे मान लो उत्पाद जन्म जो होता है ना, वो कैसे होता है? जैसे मान लो तवे पर जो रोटी होती है, तो उसको जब वो फूलती है तो कैसे ऊपर उठती है? इस तरीके से वहां भी वो देव सैया के जो वस्त्र हैं वो ऊपर उठते हैं, तो उनको उपपात जन्म कहते हैं। ओके सर। और नारकी जीव वज्रमय कुंभियों में पैदा होते हैं। जो नारकी का वर्णन आया था उसमें कुंभियां बताई थी, तो ये कुंभियां उन जीवों के उत्पत्ति स्थल हैं, तो उनका वो उपपात जन्म होता है। मतलब उन कुंभियों में जन्म लेना उनका उपपात है, उत्पन्न होना है। तो ये उपपात जन्म हो गया। समझ में आया बात? हाँ सर। तो ये उपपात है या उत्पात है, मतलब प है? उपपात। ओके, उपपात, उत्पात नहीं। हाँ, उपपात। हाँ, उपपात। ओके, ओके। हाँ, ऐसा इसको औपपातिक भी बोलते हैं क्या? हाँ, औपपातिक भी बोलते हैं, तो उसको औपपातिक औपपातिक भी तो बोलते हैं। 12 उपांग में आता है ना, औपातिक तो, या वही हाँ? चीज है? लघु क्या बोल रहे हैं? बार भी है सर, ये उपातिक, उपात। हाँ, क्या बोल रहे हैं? लघु दंड में आता है ना उपपात, एक हाँ, द्वार है। औपपातिक एक ही बात है, उसमें शब्दों का थोड़ा सा अंतर है। कोई कभी कोई प्राकृत वर्ड उपयोग करता है तो औपपातिक हो जाता है, कोई हिंदी वर्ड उपयोग करता है तो उपपात हो जाता है। हाँ, सही है। ओके, अब और आगे समझते हैं कि माता पिता के संबंध के बिना उत्पत्ति स्थान में जो औदारिक पुतलों को पहले पहल शरीर रूप में परिणित करता है, उसको हम समुच्चय जन्म कहते हैं। माता पिता का संयोग नहीं है, किंतु उत्पत्ति स्तरों में सबसे पहले जो औदारिक पुतलों को ग्रहण करता है और उत्पन्न होते हैं, उनको समुच्चय कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? समुच्चय। समुच्चय कहते हैं। और माता पिता के संयोग के कारण उत्पत्ति स्थल पर सबसे पहले शुक्र और शोणित के पुतलों को शरीर बनाने के लिए जो ग्रहण होता है, उस जन्म को कहते हैं गर्भ जन्म। क्या कहते हैं? गर्भ जन्म। इस तरह से जन्म ये 3 प्रकार का होता है। आई बात समझ में? हाँ सर। और इसको विस्तार दें, बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। यहाँ तक तो क्लैरिटी है सर। हाँ, अब इस तरीके से मरण और जन्म की प्रक्रिया को आपने विशेष से समझा, अच्छी तरह से समझा कि मरण कैसे होता है और मरण होने के बाद में अंतराल गति में कैसे होता है और जन्म कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है। तो ये 3 चीजें अपन ने समझी कि 3 तरह के जन्म होते हैं, समुच्चय,
गर्भ और उत्पाद। ओके ओके हाँ सर। सर। अब गर्भ जन्म जो होता है, अब जो गर्भ जन्म जो होता है वो भी 3 तरह से होता है, जैसे जरायु, अंडे से और पोतज से प्राणियों का गर्भ जन्म होता है। और देवता और नारक का जो जन्म होता है वो उपवास जन्म होता है। शेष जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो 5 स्थावर ले लो, 3 विकलेंद्रीय ले लो या असन्नी पंचेंद्रीय ले लो, ये और या असन्नी मनुष्य ले लो या असन्नी तिरंच ले लो, ये सब का जन्म क्या होता है? समुच्चयी जन्म होता है। ठीक है। हाँ सर। अब जो जरायु से पैदा होते हैं, जो गर्भ वाला जो जीव है वो 3 तरह से पैदा होता है, एक तो जरायु से, एक अंडे से, एक पोतज से। तो जो जरायु से पैदा होते हैं वे जरायु के प्राणी हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी आदि के जीव। ये जरायु के एक प्रकार की झिल्ली जैसा आवरण है और रक्त और मांस से भरा होता है और उसमें गर्भस्थ शिशु लिपटा रहता है, उसको हम जरायु कहते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ सर। दूसरा होता है अंडे से अंडे से पैदा होने वाले जो प्राणी होते हैं उनको अंडज कहते हैं, जैसे सांप के अंडे, मोर के अंडे, चिड़िया के अंडे, कबूतर आदि प्राणी जाति के अंडे। ये सारे जो जीव हैं जो किसी प्रकार के आवरण से वेष्टित नहीं होते, ये मतलब अंडे से वेस्टिज होते हैं, मतलब समझो आगे। तो ये सारे जो जीव हैं ये अंडे वाले होते हैं। पहले अंडा होगा, फिर उसमें जीव पैदा होगा। तो इस तरीके से ये जो सांप, मोर, कबूतर, चिड़िया के जो होते हैं, ये प्राणी जो होते हैं ये अंडज वाले होते हैं। ओके। हाँ सर। और जो किसी भी प्रकार के आवरण से वेष्टित नहीं होते वे पोतज कहलाते हैं, जैसे हाथी, शशक, नेवला, चूहा आदि के जो जीव होते हैं ये पोतज कहलाते हैं। ये न तो जरायु से लिपटे हुए होते हैं और न ही अंडे से, अपितु खुले शरीर में पैदा होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पोतज। आगे बात समझ में? सर ये शशक कौन सा जीव होता है? खरगोश। खरगोश। अच्छा। ठीक है सर। हाँ सर। इस तरीके से समुच्चयी गर्भ और उत्पाद के जन्म होते हैं। सर एक सवाल था मेरा, हम्म, ये जैसे जो मेंढक रहता है, मेंढक हम्म। वो तो जैसे बारिश में अपना पैदा भी हो जाता है, वो समुच्चयी में। समूची में रहेगा वो। ठीक सर, ठीक सर। समुच्चयी भी हो सकता है और सन्नी है तो वो उसमें भी हो सकता है, अंडे से भी पैदा हो सकता है या पोतज से पैदा हो सकता है। अगर असन्नी है तो ही वो समुच्चयी में है। ठीक मन सर। वाला है, जैसे मेंढक कौन था? मेंढक मन वाला रहता आगम है में का मेंढक का उदाहरण आता है ना, अच्छा, नहीं नहीं ध्यान है सर। दरदुर मेंढक का उदाहरण नहीं सुना? सुना हाँ, होगा, इससे शब्दों से शायद नहीं याद है मुझे। दरदुर मेंढक था ना जो कुएं में था। उसको मनोपरा ज्ञान हो गया। हम्म, उसने जब देखा कि हो मैं तो पहले कौन था? श्रावक था, किंतु पोषित किए हुए था, गर्मी के आकुल व्याकुल हो गया। कौन था ये बताओ? और श्रावक था वो, आसक्ति रखी तो फिर वो कुएं का मेंढक। फिर उसने बावड़ियां बनाई, बगीचे बनाए हाँ जी, हाँ और जी। उसमें इतना आसक्त हो गया कि उसी बावड़े में मर के क्या बन गया? मेंढक। हाँ सर। तो सन्नी अगर जिसके मन है तो फिर वो समुच्चयी जन्म नहीं होगा, ठीक वो सर। गर्भ जन्म होगा। ओके। जी। ओके। और कोई प्रश्न करना तो कर लो, 2-3 मिनट और। सर ये जो वक्र गति और ये पढ़ा अपन ने, इसमें हम्म, निश्चय से अपन यही बोलेंगे कि ये 2 समय अनारक है या एक समय अनारक है, या अलग अलग नए से अलग अलग बोला जाता है इनको? नहीं, अगर 2 समय की है गति तो वो तो ऋजु गति है, तो उसमें तो अनारक है ही नहीं। 2 से अधिक गति होगी
तो निश्चय में ही वक्र गति होगी। नहीं नए सर, से जैसे बताने की जरूरत नहीं। हाँ जी, कहीं जैसे ऐसे लिखा हुआ पड़ा होता है सर कि जैसे तीव्र गति है उस समय जीव व्यवहार नए से तो पहले और चौथे समय में और निश्चय नए से चौथे समय में आहारक होता है, तो इसको कैसे समझेंगे अपन? कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा, मेरे सर को बात समझ ये में। नहीं, कई कई जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं ना सर, तो उसमें कहीं पर ऐसा लिखा था, तो मैंने नोट करके रखा था कि अलग अलग लाइनें उसमें कि त्रिवक्रा गति में किस समय में जीव आहारक अवस्था में रहता है। तो उसमें बोला उन्होंने कि व्यवहार नए से पहले और चौथे समय में और निश्चय नए से चौथे समय में, तो इसको कैसे समझेंगे इसको अपन? पहले तो नए को समझना पड़ेगा। हाँ वो तो नए हाँ, तो वो आता ही नहीं, पर व्यवहार वो तो नए को कोई निश्चय नए का वो तो आता ही नहीं, पर इन दोनों को भी कैसे कैसे जस्टिफाई करेंगे अपन? नहीं, इसमें क्या है कि देखो, आहार का अर्थ होता है स्थूल शरीर के योग उद्गुणों को ग्रहण करना, ठीक है। हाँ सर। तो ऋजु गति से या दो समय की एक विग्रह वाली गति से जाने वाले अनारक नहीं होते। ये बात क्लियर हो गई ना यहाँ? हाँ हाँ ये सर। क्लियर है कि भाई अगर कोई ऋजु गति से जा रहा है, दो समय वाली गति है, तो वो अनारक नहीं